नमस्कार दोस्तों। कल हमने जैसे कि टेंस की शुरुआत की थी, तो आज हम टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट टेंस वो कंप्लीट करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या कुछ डिस्कस किया था। पिछली वीडियो में जैसा कि हमने देखा था कि बेसिकली टेंस मॉडर्न थिंकर्स के अनुसार दो ही प्रकार के होते हैं। आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, आप 3 मान के चल सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में आ जाता है, वैसे आप हिंदी के हिसाब से तो 3 ही टेंस बोलोगे। बस वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, ज़्यादा डीप हो जाएगा। ऐसा CCGL तक और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स तक सिर्फ इतनी ही नॉर्मल ही टर्म्स आती हैं। अब देखो क्या पढ़ा था हमने कि काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के थे, यहाँ पर लिखा हुआ 2 प्रकार के थे। जैसा कि हमने देखा 2 प्रकार के। फ्यूचर मानना तो मान भी सकते हो आप। काइंड्स ऑफ टेंस प्रेजेंट और पास्ट। तो प्रेजेंट टेंस का कैसे पता चलेगा, हमने देखा था कि वाक्य के अंदर एक वर्ब भी हो सकती है और 2 वर्ब्स भी हो सकती हैं। अगर वाक्य में एक ही वर्ब है या फिर 2 भी हैं, तो पहली वर्ब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, पहली वर्ब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस होगा, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस हो गया। और अगर विल सेल प्लस बेस फॉर्म है, विल सेल प्लस बेस फॉर्म दे रखी हो, तो बेस फॉर्म को आपको पता ही है। बेस फॉर्म जिसके साथ SES ED ING कुछ नहीं लगता, बिल्कुल नई वर्ब होती है, उसको बेस फॉर्म बोलते हैं। विल सेल प्लस बेस फॉर्म वो फ्यूचर टेंस में चला जाता है। अगर वाक्य में एक से ज़्यादा वर्ब्स हैं तो पहली वाली वर्ब तो टेंस का नाम बताएगी, और दूसरा है जो दूसरे वाली वर्ब है वो सब टेंस का नाम बताएगी। इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब इंडेफिनिट का कैसे पता चलता है, जो पहली वर्ब है वो तो सिर्फ टेंस का नाम बताएगी, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। फ्यूचर थोड़ा अलग है, उसमें 2 ही वर्ब एकदम होती हैं, विल सेल और प्लस बेस फॉर्म। उन सबको मिलाकर एक ही वर्ब बोला जाता है। अगर एक वर्ब विल सेल प्लस बेस फॉर्म है तो फ्यूचर हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड वर्ब की हमने बात की थी, इंडेफिनिट के लिए क्या कुछ होना चाहिए, दूसरी वर्ब इंडेफिनिट के लिए वर्ब की बेस फॉर्म होनी चाहिए। हमने पहले जो पढ़ा था कि वर्ब की बेस फॉर्म को फर्स्ट भी बोलते हैं और बेस भी बोलते हैं, तो हम उसको बेस ही बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट तो वो भी होती है। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में थोड़ा बताना भूल गया था कि वर्ब की जो हम इंडेफिनिट के लिए ऐसा बोलते हैं कि दूसरी वर्ब या तो वाक्य में हो ही ना, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो वो फर्स्ट फॉर्म है उसको आप बेस मान के चलो, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो वो भी होता है जिसके साथ SES लगा होता है, जैसे डज हो गया, गोज हो गया। और जो SES वाली वर्ब होती हैं वो कभी भी SES समेत दूसरे नंबर पर नहीं आ सकती। जैसा कि हमने वो भी देखा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म भी दूसरे नंबर पर नहीं आ सकती, तो SES वाली भी दूसरे नंबर पर नहीं आ सकती। तो हमने जो फर्स्ट फॉर्म दूसरे नंबर पर बोली थी उसको बेस मान के चलो। वैसे उसका फर्स्ट नाम भी है, वैसे उसका नाम फर्स्ट फॉर्म भी है, लेकिन बेस वाली फर्स्ट फॉर्म की बात है जिसके साथ कुछ नहीं लगा रखा, तो हम बेस फॉर्म मान के चलेंगे। यानी इंडेफिनिट के लिए दूसरी वर्ब बेस फॉर्म होनी चाहिए, कंटिन्यूस के लिए दूसरी वर्ब ING फॉर्म में होनी चाहिए जैसे गोइंग, और परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो ऐसे हमें पढ़ा था। उसके बाद देखो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस है, यानी पहली ही वर्ब सेकंड फॉर्म के रूप में दे रखी है तो पास्ट टेंस हो जाएगा। फ्यूचर के लिए हमने क्या देखा था कि विल सेल प्लस बेस फॉर्म दे रखी है तो फ्यूचर है। अब सेकंड के वर्ब के बारे में इधर लिखा हुआ है कि सेकंड वर्ब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी बेस फॉर्म, इसको बेस ही बोला था हमने। अगर सेकंड वर्ब की बेस फॉर्म है या फिर दे ही नहीं रखी सेकंड फॉर्म, तो इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। कोई भी इंडेफिनिट हो सकता है, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। V2 कैन नेवर भी सेकंड वर्ब, ये भी हमने पढ़ा था कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है दूसरे नंबर पर कभी नहीं आ सकती, SES वाली भी नहीं आ सकती। और दूसरे नंबर पर अगर थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट टेंस हो जाएगा, दूसरे नंबर पर अगर ING है तो कंटिन्यूस हो जाएगा। अब आप टेंस सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हो। इतना आसान लगेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि टेंस कब खत्म हो गई। सिर्फ टेंस ही नहीं, आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि वॉइस कब खत्म हो गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, ठीक है, और बहुत सारे जो अलग टॉपिक हैं, बहुत सारे एडवर्ब, वर्ब, ठीक है, प्रपोजिशन, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब खत्म हो गया, क्योंकि सारा का सारा बेस मैंने पिछली वीडियोस में करवा दिया है। 10 वीडियोस के अंदर सब कुछ हो चुका है। अब सिर्फ हमें पेन कॉपी लेके बैठना है और इसको नोट करना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस शुरू हो गया, इसके चारों करते हैं हम। पहले क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, इंडेफिनिट का मतलब क्या बताया था हमने,
देखो पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ प्रेजेंट और दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है इंडेफिनिट। तो आपको दोनों की पहचान का पता है। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी पहले नंबर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है या तो दूसरी वर्ब हो ही ना, या तो दूसरी वर्ब हो ही ना, या फिर बेस फॉर्म हो, इसी को बोलते हैं हम। चलो आगे देखते हैं। ये पीडीएफ का नेक्स्ट पेज आ गया है, ये उससे अलग हो गया थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रेजेंट के नीचे लिखा होता और ये इंडेफिनिट के नीचे। अब देखो जहाँ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है इसकी बेस फॉर्म की ही हम बात करते हैं। यानी प्रेजेंट का मतलब क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंडेफिनिट का मतलब क्या है वर्ब की बेस फॉर्म, या फिर नो वर्ब, या फिर वर्ब हो ही ना दूसरे नंबर पर। अब देखो जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, मोहन राइट्स ए लेटर। मोहन एक पत्र लिखता है। अगर आपको फिर भी हिंदी से आदत है तो आप ये समझ लेना इंडेफिनिट के अंदर किस चीज़ की आवाज़ आती है प्रेजेंट की, ता है, ते है, ती है। क्या बोलते हैं हम, ता है, ते है और ती है, इनकी आवाज़ आती है। अच्छा ता और है इस करके आवाज़, क्योंकि ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट में अगर कोई चीज़ प्रेजेंट में है तो इसलिए हम है यूज़ करते हैं। अगर इसी की जगह था हो जाता है तो वो पास्ट में चला जाता है। तो ता है, ते है, ती है ऐसे रखना इसको, अगर हिंदी में इसकी बनानी है। मोहन राइट्स ए लेटर। अब देखो मोहन पत्र लिखता है, एक पत्र लिखता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि इसमें नोट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर नोट नहीं लिखा हो सभी सेंटेंस पॉजिटिव माने जाते हैं, सकारात्मक। नेगेटिव हो नोट लगाओ तो नेगेटिव मानते हैं, नकारात्मक। मोहन राइट्स ए लेटर। अब देखो हमें यह पता करना है, अगर आपको ये पहचान रखनी है कि ये टेंस कौन सा है। अब आप सब कुछ समझ चुके हो पहले ही। अब ये बताओ पहली वर्ब कौन सी है। हमें ये ध्यान रखना पहली वर्ब क्या दे रखी है और दूसरी वर्ब क्या दे रखी है, या फिर दूसरी दे ही नहीं रखी। अब इसके अंदर देखो मोहन के बाद पहली वर्ब कौन सी है, राइट्स। और जो राइट्स है ये कौन सी वर्ब मानी जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो राइट होते हैं वो बेस भी है फर्स्ट भी है, हम उसको फर्स्ट भी बोल सकते हैं। अब ये राइट्स है, ये सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इससे क्या पता चलता है कि वर्ब की पहली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये प्रेजेंट टेंस हुआ। और उसके बाद ए तो कोई वर्ब नहीं है, लेटर कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, ए एक आर्टिकल है, लेटर एक नाउन है। तो एक ही वर्ब है पहली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट है। उसके बाद कोई वर्ब नहीं है तो कौन सा हुआ, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में ये ऐसी कंडीशन है कि दूसरी वर्ब या तो हो या ना हो तो बेस फॉर्म हो या फिर हो ना, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हुआ। अभी देखो इसका हमने नेगेटिव बनाना है। अब पिछली बातें याद करो थोड़ी सी। किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, नोट की ज़रूरत होती है। और नोट कभी भी मेन वर्ब के साथ नहीं आता। ऊपर जो वर्ब दे रखे राइट्स, अब इसी एक ही सेंटेंस का हम नेगेटिव बना रहे हैं, इसी का हम इंटरोगेटिव बनाएंगे। राइट्स ये एक ही वर्ब है तो ये तो मेन वर्ब हुई, और मेन वर्ब के साथ तो नोट कभी आएगा ही नहीं। तो नोट किसके साथ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं क्योंकि ऊपर तो एक ही वर्ब है। अब ये हालांकि ये टेंस इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। और हमने ये भी देखा था कि प्राइमरी वर्ब कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, डू, बी और हैव। और डू किसके साथ लगती है, डू की वर्ब्स किसके साथ लगती है, इंडेफिनिट के साथ, और बी की कंटिन्यूस के साथ, और हैव की थर्ड फॉर्म के साथ, परफेक्ट के साथ बोलते हैं जिसको। यानी कंटिन्यूस आईएनजी बी के बिना नहीं आएगा और थर्ड फॉर्म हैव के बिना, तो ये डू है। डू इंडेफिनिट में डू के बिना चल जाएगा काम, जैसे ऊपर चला हुआ डू नहीं है, लेकिन नेगेटिव इंटरोगेटिव में इसकी जरूरत पड़ेगी, बोला था ना। तो हम इसके अंदर क्या है, डू की वर्ब लगाएंगे। अब डू की ही क्यों लगी, क्योंकि ये इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट में प्राइमरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब किसकी लगती है, डू की। ठीक है, तो हमें क्या इसका करना है, डू की फॉर्म लगाना है। तो डू की फॉर्म भी तो कई है, डू भी है, डज भी है, डिड भी है, डन भी है, डूइंग भी है। अब एक बात और याद करो, मैंने ये बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कंटिन्यूस फॉर्म कभी यूज नहीं हो सकती। हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। फर्स्ट और सेकंड ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो सकती है, डू भी हैव की। क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म तो हैव के बिना नहीं आएगी, उससे पहले हैव आ जाएगा, वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। क्योंकि 2 वर्ब हो तो पहले वाली हेल्पिंग होती है, और जो आईएनजी वाली है कंटिन्यूस वो बी के बिना नहीं आएगी। अब जब उसके आगे बी आ ही गया तो वो तो सेकंड नंबर पे हो जाएगी आईएनजी वाली, और बी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी पहले आने की वजह से। तो ये जो डज है इस करके यहाँ पर डूइंग नहीं आया क्योंकि डन नहीं कर सकते हम। ठीक है, वैसे भी हम डूइंग और डन क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या रखना है, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रखना है। प्रेजेंट का मतलब पहली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, और यहाँ पर डज ही फर्स्ट फॉर्म है। डू भी लगा सकते थे, लेकिन मोहन क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर वर्ब डू होती है या फिर डज होती है। डज एज फॉर सिंगुलर बताया था ना।
तो डू तो प्लूरल है, तो मोहन के साथ क्यों आएगी। अब इसका आपको पता चल गया कि डिड क्यों नहीं आया, क्योंकि ये तो पास्ट में चला जाएगा और हमें तो प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रखना, डिड तो सेकंड फॉर्म है। तो डज लगा दिया हमने, मोहन के साथ डज ही सूट होती है सिंगुलर, क्योंकि मोहन सिंगुलर है। तो मोहन डज, अब हमारे पास क्या आ गई, डज हेल्पिंग वर्ब। अब नोट लगा सकते हैं, लगा दिया, नोट लगा दिया हमने, नोट डज के साथ नोट आया। अब जो ये राइट्स है इसका राइट बन जाएगा, पता क्यों। आप बोलोगे कि राइट्स का एस कहाँ चला गया, ये डज के साथ लग गया। अब जो एस या ई एस होता है ना, एस या ई एस होता है, वो हमेशा इस साइड से, जब हम वाक्य शुरू करते हैं ना लिखना, इस साइड से, यानी एस ई एस की आंधी इस साइड से आती है, लेफ्ट साइड से, यानी उसको जो भी पहली वर्ब मिलेगी सिर्फ उसी के साथ क्या होगा, एस ई एस लगेगा। अब यहाँ पर उसने पहली वर्ब क्या है, डू मिली, तो उसके साथ डज हो गया। अब जब एस ई एस इसने डू ने ले ही लिया, तो राइट के साथ क्यों लगेगा, सिंगुलर मोहन है और मोहन की वर्ब डज है, तो मोहन सिंगुलर है, उसकी सिंगुलर वर्ब डज आ गई, तो बार बार एस लगाने की जरूरत नहीं है। और जब इससे इसके पास से एस चला गया तो इधर आ गया, फिर वो तो डू के साथ आ गया, तो राइट तो बिना एस के आएगा, फिर राइट, डज नॉट राइट ए लेटर। अब देखो, अगर हमें ये पता करना है कि हम इसका कैसे पता लगाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, बहुत आसान है। डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, आप बोलोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट हुआ, उसके बाद कौन सी वर्ब है, राइट, राइट तो अपना में बेस फॉर्म है, और ये कंडीशन तो इंडेफिनिट में होती है कि पहली वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट है, और दूसरी वर्ब या तो हो ही ना या फिर बेस फॉर्म हो, तो बेस ही तो है। तो मोहन डज नॉट राइट लेटर, मोहन पत्र नहीं लिखता है। आगे देखो, डज मोहन राइट ए लेटर। अब हमें ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाना, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चन को याद करो। जैसे हमने बात की थी, क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हिंदी होती है जो उस क्वेश्चन की, वो क्या से शुरू होती है, क्या से शुरू जरूर होती है, लेकिन उसके अंदर व्हाट यूज नहीं होएगा, क्योंकि उसका उत्तर हमें हाँ या ना में देना है। क्या मोहन पत्र लिखता है, हाँ या ना में सूट करता है उत्तर। तो उसके अंदर क्या है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आके लेके आनी थी। अब इसके अंदर तो हेल्पिंग वर्ब थी नहीं, इसी से डायरेक्ट हम ये बनाएंगे। तो हमें याद करना पड़ेगा इसमें हेल्पिंग वर्ब डू भी है, किसकी लगेगी। अब ये इंडेफिनिट था, तो इंडेफिनिट की ही वर्ब आनी चाहिए, डू की। अब मोहन के हिसाब से ये डज आ गया, क्योंकि मोहन के साथ तो डज सूट करता है, डज मोहन राइट ए लेटर। अब वो स्ट्रक्चर याद करो कि हमने कैसा किया था उसके अंदर, सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या किया था हमने, असर्टिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब यही था, और प्लस में ऑब्जेक्ट था, बस यही तो आगे आएगी, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, यही तो है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और ए लेटर। ए लेटर, डज मोहन राइट ए लेटर, क्या मोहन पत्र लिखता है, क्लोज एंडेड। इसका ओपन एंडेड कैसे बनाएंगे हम, पहले इसका क्लोज एंडेड का नेगेटिव बनाते हैं हम, क्लोज एंडेड का नेगेटिव हो गया, डजंट मोहन राइट ए लेटर। अब ये देखो ध्यान से, ये डज के बाद वैसे नोट है ना, जैसे मोहन डज नोट, इससे बना सकते हैं हम, डज को आगे ले आएंगे हम बस, डज मोहन नोट राइट ए लेटर, ऐसा भी हो सकता है, डज मोहन नोट राइट ए लेटर। लेकिन अगर नोट को इसके साथ फिक्स ही रखना है तो हमें शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, डजंट मोहन राइट ए लेटर, क्या मोहन पत्र नहीं लिखता है, डजंट मोहन। समझ में आया। अब इसका हमें ओपन एंडेड बनाना है। ओपन एंडेड कौन सा होता है, जिसका उत्तर हाँ या ना में न देकर हमें एक्सप्लेन करके उत्तर देना पड़ेगा। अब इसके क्या 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 बन सके, हिंदी के हिसाब से बनाकर देखो, यानी ऐसा प्रश्न बनाओ, इसको मोहन पत्र लिखता है कि उसका ओपन एंडेड हो, उसका उत्तर हमें कुछ ना कुछ देना पड़े। जैसे कौन पत्र लिखता है, हमें बताना पड़ेगा मोहन, या मोहन क्या लिखता है, तो फिर भी हम बताना पड़ेगा पत्र, ठीक है। यानी इसको अगर हम इसका बनाना चाहिए कौन पत्र लिखता है, तो कौन को क्या बोलते हैं, इसमें तो WH फैमिली का शब्द यूज होएगा, क्योंकि ओपन एंडेड है। हु को कौन बोलते हैं हम, हु डज राइट ए लेटर, न कि हु राइट ए लेटर, ये गलत हो जाएगा। हु राइट ए लेटर नहीं बोल सकते हम, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि जो क्लोज एंडेड की स्ट्रक्चर है वैसी ही ओपन एंडेड की होती है, बस उसके आगे WH शब्द और जुड़ जाता है। जैसे क्लोज एंडेड की थी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थी, मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या थी, डज मोहन राइट ए लेटर, मतलब क्लोज एंडेड था। ओपन एंडेड के लिए इसी के आगे WH जुड़ जाएगा, हु डज राइट ए लेटर। अब यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट यहाँ पर गायब हो जाता है। देखो हु WH के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए, चाहे वो क्लोज एंडेड चाहे ओपन एंडेड हो, तो हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब बहुत जरूरी है, WH लिखेंगे तब भी पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब
हमेशा सब्जेक्ट से आगे रहता है। सब्जेक्ट है उसके अंदर फिर भी हेल्पिंग वर्ब आ गया। देखो मोहन सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आ गया। मोहन सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आ गया। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज है, इससे पहले किसे मोहन आना चाहिए इसके बाद, लेकिन हम मोहन क्यों लगाएंगे इसमें? हमें तो ये पूछना है कि कौन पत्र लिखता है, उसका उत्तर तो मोहन है। हम ये थोड़ी बनाएंगे इसका कि कौन मोहन पत्र लिखता है। हु डज राइट ए लेटर, कौन पत्र लिखता है। अब यहाँ पर मोहन इसी करके गायब हो गया क्योंकि मोहन तो उसका आंसर है। हु डज नॉट राइट ए लेटर, सेम पर डज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट ही लगाना। हु डज नॉट राइट ए लेटर या हु डजंट राइट ए लेटर, कौन पत्र लिखता है। अब मोहन क्या लिखता है, उसका आंसर क्या है, लेटर। तो लेटर को गायब करना पड़ेगा, ये थोड़ी बोलेंगे हम। मोहन क्या पत्र लिखता है, मोहन क्या लिखता है। व्हाट डज, डब्ल्यू एस के बाद हेल्पिंग वर्ब, व्हाट डज मोहन राइट, मोहन क्या लिखता है। तो क्या आंसर आ जाएगा, लेटर, ये लेटर। अब ऐसे इसका बना के देखो, आप अपनी कॉपी में ही बनाएंगे। आई गो टू स्कूल, इसका बना के देखो, आई गो टू स्कूल। गोज क्यों नहीं है, क्योंकि आई को हम प्लूरल मानते हैं। ये सिर्फ एम और वोज के साथ सिंगुलर रहता है, बाकी सबके साथ ये प्लूरल काम करता है आई। ये भी हमने पहले डिस्कस किया था। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। इसका नेगेटिव बनाओ, बना के देखो। आई गो नोट या डू नोट, डू नोट, क्योंकि नोट हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आएगा ये। अच्छा, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट कैसे है, पहली वर्ब क्या है, गो। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस भी बोल सकते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसी करके प्रेजेंट है, कोई और वर्ब नहीं है इसके बाद, तो इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अब पर इंडेफिनिट है, इसमें डू की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्या बनाएंगे हम, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब डू की यहाँ पर हिंदी नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब की हिंदी इंडेफिनिट में नहीं बोली जाती। समझ में आया। अब देखो इसके साथ मैच करके बनाते हैं इसको। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। या डोंट आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब ध्यान से देना, हु डज गो टू स्कूल, अब यहां पर डज आएगा, पता क्यों। हु डज गो टू स्कूल, कौन स्कूल जाता है। अब यहां बोले कि यहां पर तो डू लगाया था हमने ऊपर, तो आई डू, और यहां पर डज लगा दिया, हु डज गो टू स्कूल। अरे डज इसी करके आया क्योंकि हमें नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या रहने वाला है उसका, कि कौन स्कूल जाता है। आंसर है आई, यानी मैं। अब आई वो तो बाद में बताया ना कि आई प्लूरल है, लेकिन हमें तो यही नहीं पता था कि वो कैसा ही हो सकता है, उसका आंसर ही आ जाता कि कौन स्कूल जाता है, ही वह है, तो ही के साथ डज सूट करता है। यानी हमें क्या पता था कि वो आई बोलेगा कि कौन स्कूल जाता है। जब हमें पता ही नहीं है तो हम उसको सिंगुलर मान के चलते हैं, ठीक है। एक फॉर एग्जाम्पल आप मान के देखो, किसी ने आपके घर की कुर्सी तोड़ दी और वो 4 बंदों ने मिलकर तोड़ी है, तो आप जब बाद में देखते हो आपको पता नहीं कि 4 यानी 1 से ज़्यादा आदमियों ने मिलकर उसको तोड़ा है, तो आप पूछते हो कि कौन कुर्सी तोड़ गया, न कि कौन कुर्सी तोड़ गई। हम यही बोलते हैं कि कौन कुर्सी तोड़ गया। अगर आपको पता चलता कि 4 थे तो तोड़ गए हो जाएगा, लेकिन शुरू में तो यही बोलेंगे ना कि कौन ये काम कर गया। सिंगुलर, सिंगुलर के लिए कर गया और ज़्यादा के लिए कर गई। तो हमें यहाँ पर नहीं पता था कि यहाँ पर आई आएगा, तो हु डज गो टू स्कूल, कौन स्कूल जाता है, ठीक है। हु डज नॉट गो टू स्कूल, कौन स्कूल नहीं जाता है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। हमें ओपन एंडेड बनाना है, मैं कहाँ जाता हूँ। कहाँ को क्या बोलते हैं हम, वेयर। कहाँ को क्या बोलते हैं हम, वेयर। वेयर डू आई गो, अब यहाँ पर डू आएगा, पता क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो आई है हमारे पास, और आई के साथ आई प्लूरल है तो आई के साथ डू आएगा, ठीक है। ये वाली देखनी है, पहले वाली। आई वेयर डू आई गो। अब ये बोले कि डू तो वेयर की कोई वर्ब नहीं होती, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के होते हैं, और सब्जेक्ट और वेयर तो एडवर्ब होती है। तो आई सब्जेक्ट है, आई की वर्ब क्या है, यानी पहले सब्जेक्ट की पहली वर्ब होती है। पहली वर्ब डू है, पहला सब्जेक्ट आई है, उसके बाद ज़्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं बाद में। तो आई क्या है, प्लूरल है, और उसके साथ डू। वेयर डू आई गो, मैं कहाँ जाता हूँ। वेयर डज नहीं बोल सकते हम इसको, क्योंकि एडवर्ब अपनी वर्ब नहीं लेके चलता, वो सब्जेक्ट की ही वर्ब होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस को कैसे करेंगे, देखो प्रेजेंट का मतलब क्या है, बहुत ही आसान है, वही सेम। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, आईएनजी। और आईएनजी आपको पता है ये बी की वर्ब आगे लेके चलता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस तो बी की, अब ध्यान से देखो, जो लास्ट वाली वर्ब होती है उसको मेन वर्ब के रूप में हम रखते हैं, लास्ट वाली वर्ब को छोड़कर बाकी दोनों को मिला देते हैं।
अब देखो ये मिलाना क्यों है, ध्यान से देखो। प्रेजेंट बोलेगा कि मुझे पहली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इसको ये प्रॉब्लम नहीं है कि कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। प्रेजेंट बोलता है सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगा दो, वर्ब कोई भी हो, मुझे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। कंटिन्यूस क्या बोलेगा, आईएनजी को कंटिन्यूस बोलते हैं हम। कंटिन्यूस बोले कि मेरे से पहले बी की वर्ब लगा दीजिए, चाहे वो बी हो, बी अपने आप में बेस फॉर्म है, चाहे बी की फर्स्ट हो इज एम आर हो, या बी की सेकंड हो वॉज वर हो, या बी की बींग हो, कुछ भी हो। ये बोलता है कि मेरे से पहले बी की फॉर्म लगाना, फर्स्ट सेकंड थर्ड बेस आईएनजी कुछ भी लगाओ, मुझे तो सिर्फ बी की फॉर्म चाहिए। अब देखो दोनों की लड़ाई यहाँ पर हो जाती है, प्रेजेंट की और कंटिन्यूस की। प्रेजेंट बोलता है कि मेरे लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, कोई भी वर्ब हो लेकिन फर्स्ट हो। और कंटिन्यूस बोलता है कि बी की वर्ब लगाना, चाहे कोई भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये बोलता है नहीं फर्स्ट लगानी है, ये बोलता है बी के लगाओ, कोई भी लगाओ, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, फर्स्ट लगा लो। तो फिर क्या किया गया कि ऐसा करो कि ऐसा क्या करें कि दोनों का ही काम चल जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट चाहिए, इसको वर्ब से प्रॉब्लम नहीं है प्रेजेंट को, इसे सिर्फ फर्स्ट चाहिए, और इसको बी से मतलब है, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड से मतलब। तो ऐसा करेंगे कि बी की ही फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे हम, ठीक है, बी की, ताकि प्रेजेंट के लिए फर्स्ट फॉर्म भी हो जाए और इसके लिए बी की फॉर्म हो जाए। तो क्या डिसाइड किया गया कि बी की फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, बी अपने में बेस फॉर्म है, बताया था ना, बी अकेली ऐसी वर्ब है जो सबसे अलग होती है, ये अपने में बेस है, इसकी फर्स्ट अलग से बना दी गई थी इज एम आर। यानी ये कौन सा, इधर क्या होता है, यहाँ पर अंडरस्टूड होता है, यहाँ पर हमेशा सब्जेक्ट रहता है यानी, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहता है। ये तो अंडरस्टूड है, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी इसके अंदर, वो एग्जाम्पल में आ ही जाता है कि हमें सिर्फ वर्ब की तरफ ही ध्यान रखना है। अब नीचे देखो, मोहन इज राइटिंग ए लेटर, मोहन इज राइटिंग ए लेटर। अब पहली वर्ब देखो, अगर हमें ये पता करना है कि प्रेजेंट का ही कंटिन्यूस है तो चल गया बस। इज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किसकी है वो छोड़ो, बी की फर्स्ट है वो छोड़ो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इज, एम बी और आर बी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये कौन सा हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ। पहली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट है, और दूसरी वर्ब आईएनजी में तो ये कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस हो गए। समझ में आई बात, बहुत आसान है। उसके बाद देखो, मोहन इज नॉट राइटिंग ए लेटर। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा इंडेफिनिट में था कि डू की वर्ब आ भी सकती है, पॉजिटिव में नहीं आएगी और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आएगी, लेकिन जो आगे वाले हैं ये कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही रहती है, क्योंकि आईएनजी बी के बिना नहीं चलेगा तो बी हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड फॉर्म हैव के बिना नहीं चलेगा तो हैव हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इंडेफिनिट में जरूरत तब पड़ती है जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना हो, तो इसमें तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, तो उससे भी आसान है आगे वाले। और तो इज अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा दे, इज नॉट राइटिंग ए लेटर, मोहन पत्र नहीं लिख रहा है, ठीक है, इज नॉट राइटिंग ए लेटर। इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट है, आईएनजी उसके बाद नोट तो कहीं भी आ जाएगा, सिर्फ वर्ब चेक करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इज, प्रेजेंट, आईएनजी है तो कंटिन्यूस, प्रेजेंट का कंटिन्यूस। ऐसे ही सेम नीचे, अब यहाँ पर क्लोज एंडेड बना, क्लोज एंडेड में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आनी हमें, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओ। इज मोहन राइटिंग ए लेटर, क्या मोहन पत्र लिख रहा है, इसका भी नेगेटिव बनाना, इजंट मोहन राइटिंग ए लेटर, क्या मोहन पत्र नहीं लिख रहा है, या फिर इज मोहन नॉट राइटिंग ए लेटर, ऐसा भी कर सकते हो आप, इज मोहन नॉट राइटिंग ए लेटर, वो भी ठीक है, लेकिन आजकल ज़्यादातर इसी का यूज किया जाता है, इजंट, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। अब हमें ये बनाना है इसका ओपन एंडेड, कौन पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पर हमें लगाना इज, हु इज राइटिंग ए लेटर, कौन पत्र लिख रहा है, प्रेजेंट है ना, हु इज राइटिंग ए लेटर, कौन पत्र लिख रहा है। अब हमें ओपन एंडेड एक और बनाना है कि मोहन क्या लिख रहा है, इसका आंसर तो मोहन हो गया, हु इज राइटिंग ए लेटर, कौन पत्र लिख रहा है, तो आंसर मोहन है। अब ये लगाना मोहन क्या लिख रहा है, वो क्या को क्या बोलते हैं ओपन एंडेड में, व्हाट, वो व्हाट लगाना पड़ेगा, व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, फिर मोहन सब्जेक्ट है, और फिर मेन वर्ब है राइटिंग, व्हाट इज मोहन राइटिंग। या हम ऐसे नहीं बना सकते इसको, व्हाट मोहन इज राइटिंग, गलत, व्हाट डब्ल्यू एच के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी आनी चाहिए, तभी वो क्वेश्चन का काम करेगा। व्हाट इज मोहन राइटिंग, मोहन क्या लिख रहा है। अब जो हमने पीछे किया था, इसकी आवाज़ कैसे आएगी, रहा है, रहे है, रही है, ठीक है, हम बना भी रहे थे रहा है, क्योंकि जो आईएनजी होता है ना, आईएनजी का मतलब ही रहा, रहे, रही होता है, आईएनजी का मतलब होता है रहा, रहे, रही, इसका मतलब होता है तो रहा है, मोहन पत्र लिख रहा है। उसके बाद देखो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये हैव के बिना नहीं आएगी, तो वही लड़ाई यहाँ पर चलती है कि थर्ड फॉर्म बोलता है मुझे हैव की फॉर्म चाहिए, प्रेजेंट बोले हमें फर्स्ट चाहिए, तो हैव की ही फर्स्ट लगा देंगे ताकि दोनों का काम चल सके। तो हैव की फर्स्ट क्या होती है, खुद हैव है,
क्योंकि ये बेस भी है फर्स्ट भी है और एस लगाने से हैज बन गया थे, तो ये फर्स्ट है सिर्फ। तो इधर सब्जेक्ट होता है और उधर ऑब्जेक्ट होता है। इसके अंदर कैसी आवाज़ आती है कि कोई काम कंप्लीट कर चुका है। हमने पढ़ा था ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कंप्लीट वर्ब, यानी कोई भी काम वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है या फिर हो गया है। तो इसकी हिंदी कैसे बनती है कि चुका है, चुके है, चुकी है। इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, आप करना चाहो तो कर सकते हो इसको याद, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या फिर उसने ये काम कर लिया है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। तो मोहन हैज़ रिटन ए लेटर, मोहन लेटर यानी पत्र लिख चुका है, या फिर मोहन ने पत्र लिख लिया है। मोहन पत्र लिख चुका है, मोहन ने पत्र लिख लिया है, दोनों में पता चलता है कि काम कंप्लीट हो चुका है। मोहन हैज़ रिटन लेटर, हैज़ क्यों आया? क्योंकि मोहन सिंगुलर है तो एस फॉर सिंगुलर वाली लगेगी। अगर यहाँ पर दे होता तो हैव आ जाता, हैज़। अब इसको कैसे पता चले, अब इससे कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट ही है। हैज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट है, ये थर्ड फॉर्म का मतलब होता है परफेक्ट, तो प्रेजेंट का परफेक्ट। सेम इसका नेगेटिव नीचे है, बहुत आसान है ना। मोहन हैज़ नॉट रिटन ए लेटर, मोहन ने पत्र नहीं लिखा है, या फिर मोहन पत्र नहीं लिख चुका है। ठीक है, मोहन ने पत्र नहीं लिखा है, तो मोहन हैज़ नॉट, हैज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट है, थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसी में क्लोज एंडेड के लिए हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब हैज़ मोहन रिटन ए लेटर, क्या मोहन ने पत्र लिख लिया है, या फिर क्या मोहन पत्र लिख चुका है। हैजंट मोहन रिटन ए लेटर, हैजंट मोहन रिटन ए लेटर, क्या मोहन ने पत्र नहीं लिख लिया है, या क्या मोहन पत्र नहीं लिख चुका है। ठीक है, कौन पत्र लिख चुका, तो हु हैज़ रिटन लेटर। देखो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए हमेशा आगे, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आ गया। क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे होनी चाहिए, यानी सब्जेक्ट से पहले वर्ब होनी चाहिए, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हु हैज़ रिटन ए लेटर, कौन पत्र लिख चुका है। मोहन क्या लिख चुका है, व्हाट हैज़ मोहन रिटन। आंसर तो लेटर हो जाएगा, लेटर तो हमें छुपाना पड़ेगा फिर। उधर लेटर कौन लिख चुका है तो यहाँ पर मोहन गायब कर दिया था, क्योंकि आंसर मोहन था। इसमें मोहन क्या लिख चुका है तो लेटर गायब कर दिया, व्हाट हैज़ मोहन रिटन। ठीक है, अब इसका हमें खुद ही बनाना है। दे हैव किल्ड द स्नेक, कैसे बनेगा, दे हैव किल्ड द स्नेक, इसके हिसाब से बना सकते हो। दे हैव किल्ड द स्नेक, दे हैव नॉट किल्ड द स्नेक, यानी वे सांप को मार चुके हैं, वे सांप को नहीं मार चुके हैं। हैव दे किल्ड द स्नेक, क्या वे सांप को मार चुके हैं। हैवंट दे रिटन ए लेटर, क्या वे सांप को नहीं मार चुके हैं। हु हैज़ किल्ड द स्नेक, अब यहाँ पर हमें यही नहीं पता है कि वो ज़्यादा बंदे मारने वाले, तो हु हैज़ किल्ड द स्नेक, कौन सांप को मार चुका है, तो आंसर में दे आएगा, तब पता चलेगा तो कई थे। वे क्या मार चुके हैं, किसको मार चुके हैं। व्हाट हैव दे किल्ड, व्हाट हैव दे किल्ड, वे क्या मार चुके हैं। इतना समझ में आया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये देखो, हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था। अब यहाँ पर दोनों टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस दोनों को यहाँ पर मिला दिया गया है, तो क्या हो गया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसमें वही है सारा जो अभी तक हमने किया है। प्रेजेंट का मतलब क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये हैव की फॉर्म मांगेगा। कंटिन्यूस का मतलब होता है आईएनजी, लेकिन ये बी की फॉर्म मांगेगा। अब लास्ट वाली को छोड़कर, लास्ट वाली क्यों छोड़ते हैं हम, क्योंकि मेन वर्ब के लिए हमें वो छोड़ना होता है। सबसे लास्ट में मेन वर्ब होती है, पहली वर्ब वाक्य में क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट वाली वर्ब वाक्य की मेन वर्ब होती है। अगर दो ही वर्ब है तो हम बोल देते हैं पहली वाली हेल्पिंग और दूसरी वाली मेन। अब दो से ज़्यादा भी हो सकती है, इसमें आएंगी। अब लास्ट वाली को छोड़कर आईएनजी को बी के साथ 3 मिला दिया और हैव के साथ फर्स्ट मिला दिया, तो हैव की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। हैव की फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी है, हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव और हैज़, हैव बेस भी है, फर्स्ट भी है, और हैज़ सिर्फ फर्स्ट है। और बी की थर्ड फॉर्म कौन सी है, बीन और आईएनजी। ऐसे कैसे, बी की थर्ड फॉर्म बीन, हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज़ और हैव, और बाद में देखो ये ऑब्जेक्ट है, इधर सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है। देखो हमने दो टेंस को एक दिन मिलाया, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। तो उस कीमत के लिए हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर सिंस या फॉर लगा देते हैं। ठीक है, सिंस या फॉर का मतलब होता है से लेकर अब तक, यानी कोई भी काम कब से लेकर अब तक हो रहा है। और उसके बाद होता है टाइम वर्ड, ताकि हम ये बता सकें कि उस समय से लेकर इस समय तक। जैसे सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा कौन से समय से लेकर ऐसा काम हो रहा है।
अब यहाँ पर देखो ध्यान देने की ये बात है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि काम कंप्लीट हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब काम कंप्लीट हो गया, और आईएनजी का मतलब वो काम चला हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई काम ख़त्म भी हो गया और नहीं भी हुआ? हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। अब ये देखो नीचे एग्जाम्पल से पता चलेगा। देखो, मोहन हैज़ बीन रिटन ए लेटर सिंस मॉर्निंग। अब देखो मोहन हैज़, अब ये पहले टेंस का पता करो कैसे। हैज़ क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बीन क्या है? थर्ड फॉर्म, अपने आप में थर्ड फॉर्म है बी की। राइटिंग क्या है? कंटिन्यूस फॉर्म। तो V1 का मतलब प्रेजेंट है, थर्ड फॉर्म का मतलब परफेक्ट है, और आईएनजी का मतलब कंटिन्यूस है। तो प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूस, खत्म। अब ये देखो यहाँ पर क्या लगा रखा है, मोहन हैज़ बिन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। मोहन सुबह से पत्र लिख रहा है। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म का मतलब कंप्लीट होना है, आईएनजी का मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो ऐसा हो सकता है, अब ये जो मोहन सुबह से पत्र लिख रहा है, ये सेंटेंस हम कब बोलेंगे? जब सुबह निकल जाएगी, दोपहर को, यानी जितने बजे तक आप सुबह मानते हो, ठीक है, 11-12 बजे तक। तो 12 बजकर जैसे 1 मिनट पर हम बोलते हैं कि मोहन सुबह से पत्र लिख रहा है और अभी तक लिख नहीं पा रहा है, या फिर जो भी कारण हुआ है कि लिख रहा है, या फिर बहुत सारे पत्र लिखने उसको, यानी सुबह से लिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंप्लीट सुबह निकल गई। सिंस के बाद जो मॉर्निंग लिख रखा है कि ये मॉर्निंग तो चली गई, लेकिन काम अभी भी चालू है। यानी कंप्लीट होने का मतलब क्या है? सुबह से पत्र लिख रहा है, मतलब सुबह निकलने के बाद हम ये बोलेंगे कि सुबह तो निकल गई, उतना काम तो मोहन ने कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी तक लिख ही रहा है, इस करके काम कंप्लीट भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा देखो, 2 घंटों से बारिश हो रही है, यानी 2 घंटों से बारिश हो रही है। अब 2 घंटे शब्द कब यूज करेंगे हम? 2 घंटे जब कंप्लीट हो जाएंगे बारिश होते होते, तभी तो हम बोलेंगे, या फिर 1 घंटे में हम बोल देंगे कि 2 घंटे से बारिश हो रही है? नहीं बोल पाएंगे। 2 घंटे कंप्लीट होने के बाद जब 2 घंटे से ऊपर का समय चला जाएगा, तब हम बोलेंगे 2 घंटों से बारिश हो रही है और अभी तक खत्म नहीं हुआ, इस करके रही है। 2 घंटे कंप्लीट हो गए, इस करके थर्ड फॉर्म। खत्म नहीं हुई है, अभी तक हो ही रही है, तो आईएनजी फॉर्म। तो दोनों ही टेंसेस में इंक्लूड हो जाते हैं। अब ये सिंस और फॉर का यूज कहाँ कहाँ होता है, अब वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसको देखो कि मोहन सुबह से पत्र लिख रहा है। मोहन हैज़ नॉट बीन। अब देखो ध्यान से, अब इसके अंदर कंफ्यूजन हो सकते हैं कि हैज़ भी वर्ब है, बीन भी वर्ब है, राइटिंग ये भी वर्ब है। यानी इसमें हेल्पिंग कौन सी? मेन वर्ब। अगर इसको हेल्पिंग माने तो बीन को मेन मानेंगे, तो ये राइटिंग कौन सी है? फिर राइटिंग को मेन माने तो बीन को हेल्पिंग माने, तो पहली वाली तो हेल्पिंग हैज़ है, तो बीन क्या है? यानी पहले, अब मैंने 1 मिनट पहले बताया ही था कि जो हैज़ है ये वर्ब की पहली फॉर्म है। पहली फॉर्म में हमेशा हेल्पिंग वर्ब, जब एक से ज़्यादा वर्ब होती है सेंटेंस के अंदर तो पहली वर्ब हेल्पिंग वर्ब बताती है, और अगर 2 हो तो बाद वाली मेन वर्ब। लेकिन अगर 3 हो तब क्या करेंगे? तो लास्ट वाली मेन वर्ब होती है। लास्ट वाली क्या होती है? मेन वर्ब। और पहले वाली क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो बीच वाले क्या होते हैं? बीच वाली पार्टिकल वर्ब होती है, इसको बोलते हैं पार्टिकल वर्ब। ठीक है। अब पार्टिकल वर्ब क्या होती है? इसका कोई ज़्यादा डिस्कशन ग्रामर में करने की जरूरत नहीं होती, बस इसका काम यह है कि वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को जोड़ के रखता है बीच में खड़े होकर। ठीक है। जब किसी सेंटेंस के अंदर 2 से ज़्यादा वर्ब दिखे तो उन हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में जो वर्ब होते हैं उसको पार्टिकल वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को जोड़ने का काम करती है। अब देखो ये अगर हम सोचें कि इसकी जरूरत ही क्या है, जरूरत है। देखो अगर हमने ये नहीं लगाना, देखो अगर हमने ये नहीं लगाया ना बीन, तो हैज़ के बाद हम थर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे? और अगर इस साइड से भी देखो राइटिंग आईएनजी है तो आईएनजी तो बी की फॉर्म मांगेगा, और देखो हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो बीन तो लगाना जरूरी हो गया। फिर मोहन हैज़ नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, पता नोट लगा दिया। देखो हेल्पिंग वर्ब हैज़ थी, इसी के बाद नोट है। हैज़ नोट लगाओ या हैज़ंट लगाओ, एक ही बात है। मोहन हैज़ नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, सुबह से पत्र नहीं लिख रहा है। क्लोज एंडेड हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओ। हैज़ मोहन बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या मोहन सुबह से पत्र लिख रहा है? कौन सुबह? इसका भी नेगेटिव बना सकते हो आप। हैजंट मोहन बीन राइटिंग ए लेटर, क्या मोहन सुबह से पत्र नहीं लिख रहा है? हैजंट मोहन बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, कौन सुबह से पत्र लिख रहा है? हु हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, मोहन गायब हो गया क्योंकि आंसर तो मोहन है। हु हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, देखो डब्ल्यू के बाद हेल्पिंग वर्ब ही है। मोहन सुबह से क्या लिख रहा है? व्हाट हैज़ बीन मोहन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, इसमें ये मोहन पहले आएगा, इधर बीन बाद में आएगा। यहाँ देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, हैज़ मोहन बीन, मोहन के बाद बीन है। यहाँ क्या बनेगा? व्हाट हैज़ मोहन बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखने, ना कि पार्टिकल वर्ब। सब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट नहीं था, इस करके हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद
बीन आ गया पार्टिकल, लेकिन यहाँ पर तो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट इधर ही रहेगा। व्हाट हैज़ मोहन बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से मोहन क्या लिख रहा है। अब आगे देखो, इसको आपको खुद बनाना पड़ेगा। आई हैव बीन ईटिंग एप्पल्स फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से एप्पल खा रहा हूँ, इसके हिसाब से बनाओ। आई हैव बीन ईटिंग एप्पल्स फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से एप्पल खा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन ईटिंग एप्पल्स फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से एप्पल नहीं खा रहा हूँ। हैव आई बीन ईटिंग एप्पल्स फॉर 2 आवर्स, हैव आई बीन। हैवंट आई बीन, हैवंट लगाएंगे हम, हैव प्लस नॉट भी कर सकते हो, हैवंट आई बीन, या फिर हैव आई नॉट बीन ईटिंग एप्पल्स फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटों से एप्पल नहीं खा रहा हूँ। कौन 2 घंटों से एप्पल खा रहा है, तो यहाँ पर आई गायब हो जाएगा, तो हैज करना पड़ेगा। हु हैज बीन ईटिंग एप्पल्स फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से एप्पल कौन खा रहा है। व्हाट हैव आई बीन ईटिंग सिंस फॉर 2 आवर्स, सिंस। ये प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।